अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मेहदी। हाजिर हूं एक और न्यू टॉपिक के साथ और आज के हमारे टॉपिक का नाम है बरमूदा ट्रायंगल। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये बात है 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 2:10 बजे थे। यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने, यानी ऐसी कुछ स्पेशल उड़ान नहीं थी, ये अपना रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं जिन्हें लीड किया जा रहा है फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट और वार वेटरन भी हैं। ये 5 प्लेन उड़ान भरते हैं फ्लोरिडा से ईस्ट की डायरेक्शन में। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे के बाद स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि इनके कंपास में प्रॉब्लम आ रही है। वो कहते हैं कि इनके कंपास वर्क करना बंद कर देते हैं। फिर ये अपने बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी फेल हो जाते हैं। इनको पता नहीं होता कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। बाकी प्लेन के पायलट से पूछते हैं कि इनकी भी इंस्ट्रूमेंट्स खराबी करने लग रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है चार्ल्स टेलर और कंपास खराब होने के बाद काफी अजीब से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन से टेलर कहते हैं कि मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता खराब होता जा रहा है। शाम के 4:56 टेलर को लगता है कि इनके एरोप्लेन शायद गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब इनको ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। टेलर अपने सारे प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए, लेकिन फ्लाइट में कुछ क्रू को लगता है कि एक्चुअली में ईस्ट में ऑलरेडी हैं, इनको वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद इनमें से एक प्लेन में से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, यानी बाकी के क्रू मेंबर्स को डाउट है कि एक्चुअली में इन्हें फ्लाई करना चाहिए वापस घर जाने के लिए। लेकिन अब मौसम खराब होता रहता है, सूरज भी ढल जाता है और अंधेरा होना शुरू हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि प्लेन्स एक्चुअली में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा के। शाम के 7:04 पर टेलर की तरफ से एक लास्ट रेडियो ट्रांसमिशन आता है और इसके बाद ये 5 प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और आज के दिन तक कोई नहीं जान पाया कि ये 5 प्लेन कहाँ गए, इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू के साथ। ये ढूंढने निकलता है, लेकिन ये भी गायब हो जाता है। पिछली फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मैरिनर सर्च एंड रेस्क्यू के 13 लोग गायब। इसके बाद बहुत ही दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी ऑपरेशन बुलाया जाता है। इस टाइम का सबसे बड़ा ऑपरेशन इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई अता पता नहीं चलता। ना तो कोई बॉडी मिलती है किसी इंसान की, ना तो कोई एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, एकदम गायब। इंटरेस्टिंग चीज तो दोस्तों यहाँ पे ये है कि जहाँ पे ये दोनों प्लेन गायब होते हैं, इस एरिया को आज के टाइम पर हम बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बरमूदा ट्रायंगल बताया जाता है समंदर का एक ऐसा मिस्टीरियस हिस्सा है जहां पे 100 से ज्यादा प्लेन्स और जहाज गए और गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चला। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको तक और ऊपर बरमूदा मुल्क तक एक तरीके का ट्रायंगल सा एरिया बन जाता है। ये यहाँ पे ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा का एरिया है जहाँ पे ये लाया करता है। बरमूदा ट्रायंगल के वाकयात 500 साल से भी पुराने हैं। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब न्यू दुनिया की खोज करने के लिए निकले थे, इन्होंने रिपोर्ट किया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो इनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। एक रात जब वो अपने जहाज से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक आग का गोला आसमान से तेजी से समंदर की तरफ गिरता हुआ देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है ये मिस्ट्री और आने वाले सालों में बहुत सारे नए नाम दिए गए हैं इस जगह को। बरमूदा ट्रायंगल नेम था, इसे पहली बार 1964 में ही
नहीं इस्तेमाल किया गया था। एक मैगजीन थी एर्गोसी नाम से, विंसेंट एच के नाम के आदमी ने एक आर्टिकल लिखा इस मैगजीन के अंदर। इस आर्टिकल का टाइटल था द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। ये पहली बार था जब बरमूदा ट्रायंगल लफ्ज का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों कुछ और वाकयात के बारे में बात करते हैं। तो एक और बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुआ था 1918 में यूएस साइक्लोप्स जहाज को लेकर। ये जहाज यूएस नेवी का इस टाइम का सबसे बड़ा और तेज चलने वाला जहाज था। अमेरिका की नेवी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट था। कब? जब अमेरिका ने वर्ल्ड वार 1 में हिस्सा लेना शुरू किया था। ये ट्रोप्स को ट्रांसपोर्ट और कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को 306 लोग बैठे थे इस यूएस साइक्लोप्स में। चिनटाउन के पास एक शहर है वेस्ट इंडीज, बल्टीमोरा। वहां से ये रवाना हुआ ब्राजील की तरफ। ये रास्ता कंप्लीट करने में तकरीबन 9 दिन का टाइम लगना था। जहाज सही सलामत रवाना हुआ और मौसम भी ठीक है। शिप की तरफ से मैसेज आया, वेदर फेयर ऑल वेल। लेकिन ये मैसेज पहला और आखिरी मैसेज था इस शिप का। ये जहाज अपने रास्ते निकला, लेकिन इसके बाद इसका कोई अता पता नहीं चला। अचानक से गायब हो गया। इसने सबको चौंका कर रख दिया। यूएस नेवी की बिगेस्ट शिप, इतना बड़ा जहाज अचानक से कैसे गायब हो सकता है? अगर दोस्तों ये वाकया आपको मिस्टीरियस लगता है तो इससे भी ज्यादा खौफनाक और ड्रॉनी है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। साल 1881 में 210 फीट लंबा जहाज था एलन ऑस्टिन का। लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। ये बड़ी आम बात है, इस टाइम पर बहुत से जहाज ये सफर किया करते थे। लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज दिखता है बरमूदा ट्रायंगल के एरिया के पास। बाहर से देखने में ये जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन शिप के अंदर इंसान का नामो निशान तक नहीं था। कोई क्रू ही नहीं था, कोई लोग ही नहीं थे। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा कि जरा मैं इस शिप के अंदर जाकर देखता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ है। पहले 2 दिन तक तो इन्होंने इंतजार किया कि वो अपने जहाज को इस जहाज के पास लगाएं। अगर कोई है तो इसका पता चल जाए, कोई रिस्पॉन्स आ जाए इस जहाज से। लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया अगले 2 दिन तक। फिर एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने कदम रखा इस जहाज के अंदर। इस जहाज के अंदर बहुत सारा सामान रखा था। सारी चीजें जैसी रखी थी वैसी की वैसी थी। इस वक्त लोगों को पायरेट्स का डर रहता था, कहीं इनका जहाज पे हमला ना कर दिया जाए कि पायरेट्स के द्वारा इनका सामान छीनकर भाग जाए। लेकिन ये चीज तो इस जहाज के साथ बिल्कुल नहीं हुई थी। वो भी वैल्यूएबल सामान था इस जहाज के अंदर, वो बिल्कुल सही सलामत था। इस ही रीजन से एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने फैसला किया कि मैं अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस जहाज पे भेज देता हूँ और दोनों जहाज को लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले 2 दिन तक दोनों जहाज साथ साथ आगे बढ़ते हैं। फिर तूफान आ जाता है, दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और गायब हो जाता है वो अनजान जहाज। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन इस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर इनको अपने स्पाई ग्लास से दिखाई देता है वो अनजान जहाज। वो इसके करीब पहुंचते हैं तो इनको पता लगता है कि फिर से इस जहाज में इंसान का कोई नामो निशान नहीं है। जो कुछ क्रू मेंबर्स को इन्होंने इस जहाज में भेजा था उनका कोई अता पता ही नहीं है। क्या हुआ, कहाँ गए, क्या हुआ इनके साथ, कुछ नहीं पता। लेकिन जहाज वैसा का वैसा ही सही सलामत है। कहा जाता है कि एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने फिर से कोशिश करी इस अनजान जहाज को अपने साथ ले जाया जाए। एलन ऑस्टिन के कैप्टन और कुछ क्रू मेंबर्स को भेजते हैं इस जहाज को चलाने के लिए। फिर से 2-3 दिन बाद एक नया तूफान आया। सेम कहानी दोबारा से हुई। ये जहाज फिर से गायब हो जाता है और क्रू मेंबर्स भी अचानक से गायब हो जाते हैं। एलन ऑस्टिन जब वापस आता है तो इसके ऑनर इसकी कहानी को सुनकर इतना घबरा जाते हैं और इस जहाज को बेच डालते हैं एक जर्मन कंपनी को, जो इस जहाज का नेम चेंज कर देती है और इसका नाम मेटा रख देती है ना। कितनी दिलचस्प और लेजेंडरी कहानी। लेकिन अफसोस दोस्तों, ये वाकया सिर्फ एक कहानी ही है, क्योंकि ये वाकया इतना पुराना है कि इसको ठीक से वेरीफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। और जो कहानियां हिस्टोरिकली पॉपुलर होती हैं, बहुत सालों से चली आ रही होती हैं, लेकिन इनका ठीक से वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होता। सच जानना पॉसिबल नहीं होता। इन कहानियों को हम कहते हैं लेजेंड्स या अर्बन लेजेंड्स। बहुत से रैशनल थिंकर्स का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल भी एक लेजेंड ही है। द लेजेंड्स ऑफ बरमूदा ट्रायंगल।